हेलो गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज शानदार रहा। 3 लोग थे, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। पहली गुरु जो थी वो होम साइंस की हैं और उनकी हॉबी है टर्किश सीरियल देखना। कमाल, ऐसी हॉबी होगी तो हॉबी से तो सवाल उठता ही है, कुछ यूनिक हॉबी। इन्होंने मूलतः चूँकि होम साइंस की हैं तो इसको खाने से जोड़ा, कलरफुल ईटिंग, कलरफुल फूड। तो कहा कि भारत, बोर्ड ने पूछा कि भारत में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना, ये तो बहुत रिच कॉन्सेप्ट है कि हर कलर आपके रंग बिरंगे फूड में हो। तो चूँकि कलर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कलर्स जो होते हैं बेसिकली बहुत बड़े सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के, और एंटीऑक्सीडेंट में बीटा कैरोटीन का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग तो ब्रिलियंट हैं, जानते होंगे। और जितने भी जो अभी रिसेंट रिसर्च हैं उससे प्रूव होता है कि बीटा कैरोटीन कहीं भी जो सेल फ्रीली मूव करते हैं बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो कलर सदैव, प्रकृति इतनी खूबसूरत है तो उसके कुछ मतलब है। बहुत अच्छा इनको जवाब इन्होंने दिया। फिर पूछा कि क्या लड़के भी होम साइंस लेते हैं? इन्होंने कहा हाँ लेते हैं। उसके बाद बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाइजीन और तमाम चीज़ें से, सैनिटेशन से लेके सवाल पूछा गया कि क्या ये आपके सिलेबस में है और आप क्या, फिर सेक्स एजुकेशन पे भी बात हुई थोड़ी सी, और महिलाओं को जो लड़कियों के लिए कि पीरियड के ऊपर क्या आप इसको सिलेबस में डालना चाहेंगी? तो इन्होंने कहा कि ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, मतलब सिलेबस में तो हम कुछ डाल नहीं सकते हैं लेकिन हम सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद कल्चर इम्पोर्टेंस क्या है फूड्स का? बेसिकली फूड्स कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसके ऊपर इन्होंने बात की। उसके बाद वीपी बनेंगे तो क्या करेंगे, वाइस प्रिंसिपल। तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अपने स्कूल को पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके दिमाग में था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाऊंगी, पूरा ग्रीनरी से भरा होगा, साफ सफाई, सुंदरता और इन सारी चीज़ों पे जो बगैर किसी पैसे और से संभव है। बहुत शानदार जवाब दिया इस पे। इसी पे हमने इनको कहा कि आप सेलेक्ट हो गए। चूँकि 2 ढंग की बातें होती हैं कि आप सदैव याद रखिए कि वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनने में बहुत ज़्यादा आप ये उम्मीद करें कि कोई ओवर बजट की बात कर दें या कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप सरकार में नौकरी करते हैं, उसकी एक हायरकी है, एक ब्यूरोक्रेसी है। इन दैट केस कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल पावर है तो स्कूल को बिल्कुल बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत सारे सरकारी स्कूल देखकर हम लोग दंग रह जाते हैं कि बहुत कुछ उसमें किया जा सकता है, बहुत उसमें ब्यूटिफिकेशन हो सकता है। तो ये का बात इन्होंने कह के दिल जीत लिया। उसके बाद मिड डे मील के बारे में पूछा गया कि क्या, मतलब भारत के मिड डे मील का क्या उद्देश्य है और बाहर के मिड डे मील का क्या है। चूँकि इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये वेल नोन थी। और वैसे भी आप लोग जानिए कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया, मतलब यूरोप में और अमेरिका में कंपल्सन है मिड डे मील का। कारण उसके हैं कि एक तो चाइल्ड राइट के चलते, और पेरेंट्स उसको, मतलब इतना टाइमली चीज़ों को पेरेंट्स कैसे, सब वर्किंग है तो वहाँ पे पूरा न्यूट्रिस वैल्यू और अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं। बेसिकली दक्षिण पश्चिम के देश कल्चरली बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे खान पान को समझे, अंडर एक साथ पीयर सेंस हो और एक साथ बच्चे खाए। तो ये बात इन्होंने कह दी। तो मेरे समझ से इनके इंटरव्यू में कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है और मोटा मोटी यही बात था, और मुझे लगता है कि सिलेक्शन पक्का है। दूसरा बड़ा यंग गुरु हैं, अब बड़ा पहले जाते हैं इनसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा और पूछा आजकल क्या चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज रहा है? तो टाइम टेबल का इनके पास चार्ज था। उसके कॉम्प्लिकेशन को पूछा गया और इसके पास वो
CCE का चार्ज था, जिसमें आप फॉलो अप कैसे करते हैं वो पूछा गया। NPA और जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है या पॉलिसीज है उससे NPA कैसे अलग है। NPA में बोलती गई, कोई रोकने वाला नहीं था। फिर पूछा कि इसमें कमी क्या है, तो जैसा होता है साइलेंटली इन्होंने आंसर दिया। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर आ गया कि क्या इज़ इट पॉसिबल कि इतना वोकेशनल एजुकेशन में वेरिएशन है, हाउ यू कैन अरेंज दीज थिंग्स। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखिए इसमें हमें लोकल लेवल पे एक्सपर्ट रखने की इजाज़त है और बिल्कुल होना चाहिए, चूँकि ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, स्किल को बढ़ावा देता है, इसलिए इसके प्रति बहुत पॉजिटिव उत्तर इनका था। और आपका भी होना चाहिए कि बेसिकली ये गांधीयन थॉट से लिया गया चीज़ है और इससे कहीं ना कहीं हर आदमी हुनरबाज होता है, यानी हर आदमी के पास कौशल होगा, स्किल होगा, देन उसका सर्वाइवल परसेंटेज बढ़ेगा और सरकारी नौकरी या किसी ट्रेडिशनल जॉब पे की जो कमी है, स्कार्सिटी है, हर कोई को, इतना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी सोसाइटी में होती है, उस गैप को ये फुलफिल करेगा जो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में करंट रनिंग एजुकेशन सिस्टम जो है, बिल्कुल जो NCF से चल रहा है उसमें इसकी कमी है, खाना पूर्ति हुई है। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी अर्ज करती है वेरी पावरफुल वो रिकमेंडेशन के साथ, तो इनका आंसर बहुत अच्छा। फिर इनसे बोला गया कि लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वो जो सुबह सुबह जो हर स्कूल में असेंबली जो लगती है कि उसमें इस पे जोर हम लोग देते हैं कि उसको मास मोबिलाइजेशन कह सकते हैं। उसके बाद वर्कशॉप, उसके बाद इथिकल स्टोरीज, उसके फाइंड आउट्स, और उस आधार पे हम समझते हैं कि इसको कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इस काम को हम इस लिहाज से करते हैं। उसके बाद इनसे एक पोएम के बारे में पूछा गया, ये पोएम आप सुना सकती हैं। उसके बाद कोई मैथ की टीचर है, कोई थ्योरम था, उससे कहा गया कि आप 5वीं के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इन्होंने बताया कि पढ़ा तो दूंगी लेकिन 5वीं के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है जो 10वीं के बच्चों में है, वो डिफरेंसेस है। फिर इनका एज बहुत कम है, इनसे पूछा गया कि आप कैसे करेंगे, तो इन्होंने भी जवाब दिया कि बिल्कुल हैंडल करूंगी और हमारे साथ पूरी मशीनरीज होंगी। और बेसिकली एज पे घबराना नहीं है, क्योंकि जब वो जो क्राइटेरिया आपने रखा है उसको मैंने फुलफिल किया। अगर 2 इयर्स हमारे पास एक्सपीरियंस है तो एज डजेंट मैटर, वहाँ पे उम्र ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हालांकि इस ढंग के सवाल केवल इसलिए पूछा जाता है कि आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति विज़न क्या है, आप कैसे उस विज़न को पूरा कर पाती हैं, आपके कंधों पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी उसमें एटीट्यूड आपका क्या है। अगर इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव पोलाइट तो बिल्कुल आपको ये मिलना चाहिए। उसके बाद बहुत लंबा इनका इंटरव्यू चला, आप क्लास कैसे शुरू करती हैं, असेसमेंट कैसे होता है। फिर पंचतंत्र पे इनसे पूछते ही उन्होंने पंचतंत्र की कुछ बातें कहने लगे तो इनको अच्छा लगा। फिर गांधी के एजुकेशन पे पूछा, जहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ाई, चूँकि हालांकि मैं सबको कहता हूँ कि ज़रूर चैनल देख के जाया कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो चैनल में नहीं है जिसको डिस्कस हमने नहीं किया है। तो इन्होंने जो कहा, संजोग से इनके दिमाग में टैगोर का कॉन्सेप्ट था तो फटाक बोर्ड पकड़ लिया, अरे ये तो टैगोर की बात आप कर रही हैं, तो सॉरी इन्होंने एक जगह बोला। तो कुल मिला के बहुत ही संतुष्ट मैं इनके भी इंटरव्यू से हूँ। तीसरा एक टीचर हैं, बड़े यंग, डायनेमिक, स्मार्ट, वो हिस्ट्री के टीचर हैं। फिर उनके हॉबी में बड़े चैलेंजेस की बात थी, तो वो सारे क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इनके पास एकेडमिक इंचार्ज हैं और इट इज़ अ वेरी फंडामेंटली, बहुत ही इसी पे इनका इंटरव्यू डिपेंड कर रहा है। अगर इनको भी रिटन में ठीक ठाक नंबर होगा तो हो जाएगा। चूँकि इन्होंने कहा कि हम मॉनिटर्स के 15 डेज में एक मीटिंग करते हैं, इट इज़ वेरी इनोवेटिव। चूँकि दुनिया के हर शिक्षा के हर चीज़ों से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें ये बहुत इनोवेटिव मेथड है कि वर्ल्ड में
या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, लाइक जब मैं IIFT में पढ़ता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, वहाँ ये सिस्टम था कि मॉनिटर्स से फीडबैक लिया जाता है कि कौन टीचर ठीक चल रहा है, कौन में कमी है। जनरली स्कूल में ये फीडबैक नहीं लिया जाता है, डरते हैं लोग कि फिर टीचर से लड़ाई हो जाएगी, चूँकि बहुत कॉर्डियल रिलेशन होता है और बहुत पावर नहीं होता है। लेकिन IIFT में मुझे याद है कि बहुत बड़ा एक पंगा हो गया था। हमारा जो वहाँ CR बोला जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो हम मार्केटिंग के टीचर को पसंद नहीं कर रहे थे और वो IITian था, बहुत टैलेंटेड आदमी था, लेकिन उसकी वे ऑफ स्टडी, वो डिलीवरी या टीचिंग प्रैक्टिकल नहीं था। तो और पीछे जो पढ़ा रहे थे उसको डिपार्टमेंट नहीं पसंद कर रही थी, रिटायर्ड फैकल्टी थे, मजाक बहुत करते थे, बहुत भलगर मजाक भी करते थे, लेकिन वो चुटकी में चीज़ों को मार्केटिंग पढ़ाते थे और मार्केटिंग में भी वो उस सारे पैरामीटर्स को। तो मैंने देखा कि इन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया, आज तक किसी टीचर नहीं बोला। तो उसके द्वारा ये फीडबैक लेके फिर टीचरों से या उन बच्चों को ही बता देते हैं कि कोई बात नहीं है, टीचर को एडजस्ट करने के लिए करो, ऐसे करो वैसे करो, तो गाइड करते हैं। तो ये बहुत मेजर इनिशिएटिव है, आगे वाले सब लोग इस आंसर को फॉलो करें कि बच्चों से मुझे पता चलता है कि कहाँ क्या दिक्कत स्कूल में हो रही है, फिर ये प्रिंसिपल से भी बात करते हैं और फिर बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ से एक क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया, क्या ऑलवेज टीचर इज रॉन्ग? तो इन्होंने कहा कि नहीं, टीचर बराबर रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से हर टीचर के अप्रोच अलग है। मान लिया किसी सब्जेक्ट को कोई पहले से पढ़ा रहा हो, किसी पिछले क्लास में पढ़ाओ, तो अप्रोच चेंज करने पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा हम उसको एक तरह से फाइन ट्यून करते हैं। देन इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सोसाइटी चेंज की बात हो गई, तो सोसाइटी के चेंज के बारे में चीज़ें आई, बोले बिल्कुल सब चीज़ें चेंज कर रही हैं। जिन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम पढ़ाने लिखाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम भी खुद नहीं जानते थे कोविड से बिफोर कि जूम मीटिंग क्या होती है। आज मैं जूम मीटिंग करता हूँ। जो भी हमारे बच्चे हैं, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ती है, तो मॉर्निंग 9 to 10 बिफोर स्कूल मैं उन बच्चों को टीच करता हूँ, उनको थोड़ा आंसर राइटिंग पे काम कराता हूँ। फिर पूछा कि आप इसके लिए पैसा लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार में तो नहीं, बहुत लोग लेते हैं। तो बहुत लोग लेते हैं ये बोल के आपको कंफ्यूज बोर्ड कराता है। वो जानता है कि सरकार में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं होते हैं। तो आप ये मत सोचिए या दुखी मत होइए या उलझिए मत, बस मुस्कुरा दीजिए, वो काफ़ी है। इन्होंने किया अच्छे से कि उसके बाद कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसका परिणाम देखते हैं कि बहुत बच्चे हमारे बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद VP, जब आप वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो आपके जॉब में क्या परिवर्तन आएगा? तो इन्होंने कहा आज एकेडमिक हूँ, कल एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उससे एकेडमिक नुकसान होगा? इन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि ये ट्रेडिशन है कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर का आकर एडमिनिस्ट्रेटर तो करेगा नहीं, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि पुलिस या रोप चलाना है। तो इन दैट वेरी केस वो एक इमोशनल वेंचर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, और वो मॉरली करेक्ट होता है। और मॉरल इंस्टीट्यूशन घुमा फिरा के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, नथिंग एल्स। उसके बाद असेसमेंट के ऊपर बताया गया, असेसमेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सबसे असेसमेंट के ऊपर पूछा गया। इनसे पहले भी जो थी उनसे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों के बारे में पूछा गया। तो कुल मिला के बोर्ड बहुत कुल, काम और बहुत डिफरेंट्स काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आए हैं। आज सब्जेक्ट पे आप सब फोकस रहें और इन सारे चीज़ों का कॉपी में लिख लें और पीछे के वीडियो को देख लें। खासकर NEP पे पूछा ही जा रहा है, उसके बाद थॉट पे पूछा ही जा रहा है, तो उन चीज़ों को देख लें। और अपने सब्जेक्ट में तो आप अच्छा कर ही रही हैं या कर ही रहे हैं, तो देन थोड़ा सा असेसमेंट को देख लें, बढ़िया से एक बार पूरा वीडियो सुन ले, उससे नोट्स बना ले, देखे। ये जेंडर सेंसिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, चूँकि जेंडर स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे वर्ल्ड में है तो दो, इन्वायरमेंट एंड जेंडर।
चूंकि जेंडर इक्वलिटी को लोग नहीं समझ के उसको लिबर्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। जेंडर इज ए फीलिंग, वह एक मनोदशा है, मन की सोच है। वो लिबर्टी से सोसाइटी को बहुत हार्म हुआ है। अब चीज़ें हो रही है कि जो अननेसेसरी फेमिनिज्म के नाम पे लिबर्टी हुई, उससे वैल्यूज गिरे हैं और इतना परिवारों का टूटना और न्यूक्लियर परिवार में कन्वर्ट हो जाना कि एक ही शहर में सास ससुर सब रह रहा है, माँ पिता, लेकिन मियाँ बीवी का अलग रहना, तो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ लिबर्टी, दैट इज नॉट द आउटकम ऑफ जेंडर स्टडीज। और बहुत सारे लोगों से पूछा गया जेंडर सेंसिबिलिटी के ऊपर, तो कहा बच्चे बताते हैं कि मेरे घर में जेंडर इक्वलिटी है। फिर डिबेट कई चलता है कि लड़कियां के बहुत लोग बोल देते हैं कि कपड़े उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका एक मीन्स है कि वो बच्चा अभी स्कूल लेवल का बच्चा है, सरकारी स्कूल का बच्चा है। देखिए, किसी का कपड़ा पहनना कोई गुनाह नहीं, वो उसकी अपनी चॉइस है। कपड़ा पहनना, खाना, यहाँ तो उसको लिबर्टी आप देंगे। इस लिबर्टी में आप इंटरफेयर करना बहुत गलत बात है, उस पर कमेंट करना अपराध है। लेकिन जीवन के मॉरलिटी को और वैल्यूज को नहीं समझना, और कहीं ना कहीं मॉरलिटी और वैल्यूज लीगल जो एक क्राइटेरिया है उसके अंदर भी वो फॉल करता है। तो दैट्स वाई द रीजन कि लिबर्टी मिसयूज नहीं हो। लेकिन कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, ये इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, और ये लिस्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी मनुष्य का। क्योंकि मनुष्य होने की पहली गारंटी ये है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को बचाएंगे। एक कहानी, मेरे एक बहुत बड़े सीनियर थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, गवर्नर भी रहे थे। तो एक बार उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर संजय, जब मैं इंग्लैंड गया, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो देखा क्या कि एक अंग्रेज एक छोटा सा एक रूल लेकर 1.5 फीट का ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हुए जा रहा है। एक दूसरे अंग्रेज के नाक में चोट लग गई। अब वो दिन भर दोनों लड़ता रहा वहाँ पार्क में कि तुम क्यों मेरे डोमेन में आ गए, जब मैं रूल लेके चल रहा हूँ तो तुम आए तब तो तेरा नाक लगा। बोला जब मैं आ रहा था तो तुमको रुकना चाहिए। तो वही डिबेट नहीं लाइफ में होना चाहिए कि तुम मेरे डोमेन में आ गए या तुम्हें स्टॉप होना चाहिए। अपनी अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लाइफ में काम करती है, और इसी ढंग से इंटरव्यू देते रहें। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है मेरे लिए, तो इस फीडबैक से आप अपने 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बना लें। और दूसरा एक तो पैटर्न है ही कि अपने आप चीज़ें चलने लगती हैं। जो कुछ लोगों के साथ हुआ कि जस्ट नो सब्जेक्ट, ऐसे उठते उठते बातें होने लगी। तो यही पैटर्न है इंटरव्यू का। यही चीज़ मैं 30 ईयर से देख रहा हूँ, आज से तो नहीं, चाहे सिविल सर्विसेज का हो या किसी भी इंटरव्यू का, यही सिस्टम है। बहुत स्टूडियो टाइप का इंटरव्यू होता है, बहुत इनोवेशन इंटरव्यू में नहीं है। चूँकि पर्सनालिटी टेस्ट करने का तरीका कहीं ना कहीं जुड़ता है कि आपका किसी नॉलेज को कैसे डिलीवर करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट खुद का क्लियर है कि नहीं। चूँकि वहाँ पर रोट लर्निंग काम नहीं करता है, रट के कुछ नहीं बोल सकते। आप किसी चीज़ को खुद फील कीजिए, किसी चीज़ का एनालिसिस कीजिए, आप जॉब कीजिए, देन यू शुड डिलीवर इट। और दोनों चीज़ को सतर्कता से जानते हुए कि इसके प्रो क्या हो सकते हैं, कौन क्या हो सकते हैं, ये बैक फायर कैसे कर सकता है। तो बैक फायर की कम से कम गुंजाइश छोड़ते हुए और देते रहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही एक इंटरव्यू है। सफल होइएगा। जय हिंद।